नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर अत्तर आज आपको फिर से कोरोना वायरस के बारे में एक अपडेट देना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है और काफ़ी चिंतित हमारे देश में भी लोग हैं ये नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। और आज एक छोटी सी अपडेट मैं आप सबको फिर से देना चाहूँगा इस वेरिएंट के बारे में और इस वेरिएंट से कैसा बचा जा सकता है और ये कितना हानिकारक है। सबसे पहले लोग काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि ये जो वेव्स आए थे, ये पहली वेव जो छोटी थी लहर, बाद में ये बड़ी लहर आई दूसरी वेव। अब हम परेशान हैं कि इससे बड़ी लहर शायद तीसरी वेव आएगी और क्या ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही तीसरी लहर लेकर आएगा और फिर से वही तबाही मचाएगा जो पहले दूसरी वेव में आया था। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अभी तक के आंकड़े ऐसा नहीं बता रहे हैं। अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि ये बहुत ही माइल्ड इलनेस है, इसमें कभी ऑक्सीजन की कमी पाई नहीं गई पेशेंटों में और काफ़ी ज़्यादा डेथ भी देखे नहीं गए और काफ़ी कम केसेस है। और अभी इसकी स्टडी चल रही है हमारे पास। अभी इसकी जेनेटिक जो हम कहते हैं सीक्वेंसिंग स्टडी वो चल रही है, जेनोमिक स्टडी चल रही है। इसके मुताबिक जो है आपके आगे टेस्ट भी डिसाइड होंगे जिससे हमें आगे मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से हम एक इनडायरेक्ट तरीके से ये पता करेंगे कि आप ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित है या नहीं है। तो पहले तो हम जान लें इसके स्ट्रक्चर के बारे में। कई बार आपने इस फिगर को देखा होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वायरस का जो है एक 3 भाग में हम इसको डिवाइड करते हैं। ये आउटर भाग है जो इसमें आप ये रेड डॉट्स देख रहे हैं, ये इसका स्पाइक प्रोटीन होता है और इसके साथ में दूसरे और भी प्रोटीन्स हैं विच आर एम्बेडेड, वो अंदर धसे हुए हैं। किसके? ये एनवेलप के। ये जो ग्रे एरिया दिख रहा है ये एनवेलप है। इसमें ये सब पार्टिकल्स जो इसके ये वायरस के जो प्रोटीन्स है उसके अंदर धसे हुए हैं और उसके अंदर जो है और एक प्रोटीन है, ये न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है जिसके अंदर वायरस का ब्लूप्रिंट, जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है जिसके सहारे वो अपने किसी भी इंसान के अंदर एंटर होकर वो अपने आप की जो है पैदावार को बढ़ाता है। तो आप ये देखिए, ये न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है और इसी के अंदर से इसके अंदर से वायरल जीनोम है। ये आरएनए वायरस होता है और ये इसका जीनोम है। और अब जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट में एक जीन की कमी पाई गई है, वो है एस जीन। वो एस जीन क्या करता है? कई जीन है वैसे जो स्पाइक प्रोटीन को तैयार करते हैं, उसमें से एक जीन है जो है एस जीन, उसकी कमी पाई गई है ओमिक्रॉन वेरिएंट में। तो वो एब्सेंट है, तो ये ड्रॉप आउट जैसे हो रहा है या फिर एस जीन फेलियर हो रहा है। तो आज इसी की मदद से लोग नए टेस्ट किट तैयार कर रहे हैं जिससे हमको काफी कम समय में ये पता चलेगा कि आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट से आप प्रभावित है या नहीं है। क्योंकि अब हम सब परेशान हैं ये नए वेरिएंट को लेकर ही कि ये कितनी तेजी से फैलेगा, क्योंकि इसका ट्रांसमिशन रेट भी काफी ज्यादा बताया जा रहा है। अब जैसे मैं बता रहा था एस जीन फेलियर के बारे में आपको, तो एस जीन फेलियर के टेस्ट किट भारत सरकार ने ऑर्डर किए हैं। काफी तेजी से इस पर काम हो रहा है और ये टेस्ट 30 मिनट में के अंदर ही आपको बता देंगे कि आप ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित है या नहीं है। ये डायरेक्टली बता नहीं सकता, इनडायरेक्ट तरीके से ये बताएगा, क्योंकि एस जीन अगर फेलियर पॉजिटिव आ रहा है, एस जीन फेलियर है, तो इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट को ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित है और इन्हें हमको वो प्रिकॉशन लेना है जिससे ये ज्यादा तेजी से ज्यादा लोगों को प्रभावित न करें। अगर हम एक छोटी सी वीडियो में आपको बताना चाहूंगा, आप इस वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं कैसे कोरोना वायरस इंसान के सेल के अंदर जाता है और उसके सेल को इस्तेमाल कर उसको हाईजैक करके अपने आप के जो है पॉपुलेशन बढ़ाता है और इंसान के सेल को भी खत्म कर देता है। आइए देखते हैं इस वीडियो के जरिए हम किस तरीके से ये अफेक्ट करता है। क्या हम इसे फॉरवर्ड करके देख सकते हैं कुछ? तो ये कोरोना वायरस है जो अपने स्पाइक प्रोटीन के जरिए, ये जो इसके स्पाइक प्रोटीन है ये ह्यूमन सेल को अटैच होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर ACE2 रिसेप्टर जिसे हम कहते हैं, इस रिसेप्टर के जरिए वो ह्यूमन सेल को अटैच होता है और ये वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल ह्यूमन सेल के अंदर वो छोड़ देता है और ये जब जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है, ये आरएनए जो होता है वायरस का, ये ह्यूमन सेल में एंटर होता है
और एक बार जब ये ह्यूमन सेल में एंटर होता है तो ह्यूमन सेल इसको रिकॉग्नाइज करता है एज इफ ये खुद का ही आरएनए वायरस आरएनए है, और उसकी मशीनरी को, ह्यूमन सेल की मशीनरी को ये वायरस हाईजैक करता है और कई आरएनए तैयार करता है जो वायरस के लिए जरूरी है, और वायरस कई प्रोटीन्स भी तैयार करता है। उसके थ्रू इसकी पैकेजिंग होती है और ये वायरस जो है सेल से बाहर आता है और दूसरे सेल को इन्फेक्ट करता है। इस तरीके से ये खास करके जो सेल्स इफेक्ट होते हैं ये हमारे फेफड़ों के, लंग्स के या फिर हमारे दूसरे भी बॉडी के हिस्से के सेल्स को इन्फेक्ट करके इस तरीके से ये अपनी रेप्लिकेट करता है, मतलब अपनी पैदावार को बढ़ाता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है ह्यूमन सेल को डिस्ट्रॉय करता हुआ वो बढ़ता चला जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें से कि किस तरीके से ये वायरसेस निकल रहे हैं और ये ह्यूमन सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। क्या करना चाहिए हमें इस वायरस से बचने के लिए? क्या हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है? नहीं। कुछ प्रिकॉशंस अगर हम लेंगे तो हम अपनी और अपने घर वालों की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। क्या है जिस वजह से ये वायरस फैल रहा है? ये वायरस फैल रहा है खांसने से, छींकने से, जिसके जरिए आप देखते हैं कैसे हमारे मुंह से या नाक से ये सब चीजें वायरस, ये पार्टिकल्स निकलते हैं। ड्रॉपलेट्स जिसे हम कहते हैं वो 5 to 10 माइक्रोमीटर के रहते हैं, और जो छोटे साइज के रहते हैं जैसे जैसे आगे जाते हैं वो उसे एरोसोल्स कहते हैं। इसके अंदर वायरस पैकेज्ड होता है इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर वायरस की पैकेजिंग की तरह होता है। जो ड्रॉपलेट्स बड़े साइज के होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं ग्राउंड में 1 फीट के अंदर ही। जो एरोसोल्स होते हैं वो और आगे जा सकते हैं, आगे जाकर इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हम कैसे बचें? जैसे आप सब जानते हैं इससे बचने का तरीका है मास्क। आज बाजार में इस तरीके के मास्क अवेलेबल है, कॉटन, सर्जिकल, N95 और N95 विद अ वॉल्व। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये मास्क तो पूरे बैन हो चुके हैं। इसके जरिए आप तो प्रोटेक्ट होंगे लेकिन आपके सामने जो है वो प्रोटेक्ट नहीं होगा। अगर आप इन्फेक्टेड है तो ये वॉल्व के थ्रू ये वायरस बाहर आएगा और दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। फिर भी इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि ऐसे मास्क का इस्तेमाल ना करें। N95 मास्क वही पहने जो हेल्थ केयर में काम करते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, इन्फेक्टेड पेशेंट्स की, उनके लिए ये N95 मास्क है। कॉमन आदमी के लिए इसकी जरूरत नहीं है। कॉमन आदमी या तो कॉटन का या फिर ये सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप पहले ये जान लीजिए ये कितने सेफ हैं, क्योंकि इसमें भी कई चीज के डुप्लीकेट आ रहे हैं। क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आप देखिए ये जो वायरस है, ये जो मास्क है, ये मास्क, इसके 3 लेयर होते हैं। आप इस तरीके से ये मास्क में भी देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। 3 लेयर है इसकी, ये देख लीजिए। ये 3 लेयर का एडवांटेज क्या है? ये बाहर का जो लेयर है इट्स लाइक अ वाटर रेजिस्टेंट, जो बीच का है मिडिल वन दैट इज द फिल्टर, और जो अंदर का सबसे है वो वाटर एब्जॉर्बेंट, जो आपका मॉइस्चर आपके मुंह से निकल रहा है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इसके जरिए आप प्रोटेक्शन पा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल ड्रॉपलेट्स के साइज क्या होते हैं, जैसे कि लार्जर ड्रॉपलेट्स 5 to 10 माइक्रोमीटर के होते हैं, और स्मॉलर जो एरोसोल्स होते हैं वो लेस देन 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। तो ये तो ड्रॉपलेट हो गया। उस ड्रॉपलेट के अंदर आपका वायरस है, तो वायरस का साइज क्या होगा? वायरस का साइज इट वेरीज, इट हैज डिफरेंट रेंजेस, 50 नैनोमीटर से लेकर 150 नैनोमीटर। अगर हम एवरेज साइज भी अगर हम वायरस के जो पकड़े वो 100 नैनोमीटर का होता है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.1 माइक्रोन। तो ये सर्जिकल मास्क, जो 3 प्लाई सर्जिकल मास्क है, यह आपको 0.1 माइक्रोन साइज के पार्टिकल से बचा सकता है। अगर जब वेव चल रही है, जब लहर चल रही है, हर कोई इन्फेक्ट हो रहा है, तो आप सबसे कहूंगा कि ऐसे आप 2 मास्क भी आप लगा सकते हैं, लेकिन एक से भी आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। अब ये जान लीजिए, ये काफी ज्यादा सर्कुलेट हुई थी ये पिक काफी लोगों में, काफी लोग इसके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से मास्क आपकी और आपके सामने जो है उनका प्रोटेक्शन कर सकता है। तो सबसे ज्यादा आप देखिए कि हाई रिस्क उसमें है जब दोनों लोग भी मास्क ना पहने और वो खांसने से बड़ी आसानी से दूसरे को फैलाया जा सकता है। और सबसे कम जो है नॉन एक्सपोजर ये है, ये आपका विथ मास्क हु इज ए कैरियर, एंड सामने भी जो पर्सन है आपके वो मास्क पहना है, लेकिन अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं तो आपका बहुत ही कम चांस है
कि वो वायरस फैले। लेकिन आजकल जिस तरीके से सब कुछ चीज़ें खुल गई हैं, भीड़ भाड़ इलाके में लोग खरीद में जा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि अगर आपको खांसी है, अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स है जो आजकल नए वेरिएंट में भी आए हैं, कमजोरी या फिर हल्का सा बुखार, गले में खराश, तो आप सबसे कहूंगा कि आप बाहर ना निकलें और आपकी वजह से दूसरे भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। जब आप ठीक हो जाएं, 1-2 हफ्ते के बाद आप बाहर निकल सकते हैं। ये एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सबको निभाना है। आप ये जान लें कि ये वायरस जाने वाला नहीं है, ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा, इसके कई वेरिएंट्स आते रहेंगे। हमारा सबका ये काम है कि हम एक दूसरे की जान की अहमियत जानें और उसी के हिसाब से हम जो है अपने आप को थोड़ा सा सीमित कर लें बाहर जाने से, अगर हम इन्फेक्टेड हैं। अब कई लोग मैं देख रहा हूं इन्फेक्ट होने के बाद भी बगैर मास्क के वो लोग बाहर निकल रहे हैं और इस तरीके से बीमारी को फैला रहे हैं। तो एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आप प्लीज घर में ही रहिए। जैसे ही आप ठीक हो जाएं, 1 हफ्ते के बाद आप बाहर निकल सकते हैं। और अगर जरूरी है, आप अकेले रहते हैं, आपके डेली नीड्स के लिए आपको बाहर निकलना जरूरी है, तो आप कृपया करके मास्क लगा करके बाहर निकलिए। मास्क के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है जो आप देख सकते हैं। कई लोग जो जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को ये मास्क लगाने के बाद कुछ रैशेस आते हैं, कुछ लोगों को एक्ने होते हैं जिसको मास्क नहीं बोलते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से आप अपनी मास्क लगाना छोड़ ना दें। आप ये देखिए कि आप दूसरा मास्क, जैसे मैंने बताया था 3 मास्क, आप उसमें से कोई भी एक मास्क लगाकर आप बाहर जा सकते हैं। और ये जो सर्जिकल मास्क है, आप तभी आप जो है 1 दिन में आप जब इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद इसका वापस उपयोग ना करें, इसको रुपया करके फेंक दें, फिर से आप नया मास्क लेकर ही पहने। चाहे आप कॉटन मास्क पहने या आप सर्जिकल मास्क पहने या N95 पहने, वो जब तक आपको प्रोटेक्शन तब तक नहीं देगा जब तक वो आपको फिट नहीं हो रहा है। अगर वो आप N95 पहन रहे हैं और लूज पहन रहे हैं तो देयर इज नो प्रोटेक्शन। तो पहले वो मास्क आपको फिट होना चाहिए, ये बात आप जान लें। वैक्सीन का इस्तेमाल सबसे बड़ा हथियार है इस कोरोना वायरस के खिलाफ, और इस जंग में भारत ने अपने आप को सबसे आगे प्रूफ करके बताया है। आज हमारा खुद का एक जो है अपना भारत का वैक्सीन है जो है कोवैक्सीन, जिसके जरिए आज कई लोगों तक जो है उसके फायदे पहुंचे हैं। और ये वैक्सीन देने की खास वजह यह है कि ये एक जिस तरीके से नेचुरल इन्फेक्शन होता है, ये वैक्सीन में डेड वायरस होता है जो आपके अंदर इम्यूनिटी तैयार करता है, और उस इम्यूनिटी के जरिए दोबारा अगर कोई नया वेरिएंट आए तो आपको कोई सीवियर इन्फेक्शन, भले ही इन्फेक्शन होगा बट वो सीवियर डिसीज की तरह नहीं होगा। कई लोग परेशान हैं कि वैक्सीन से उनको कई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैं जानता हूं, अगर इस तरीके से अगर काफी लोगों, अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट है तो मैं उनसे ये कहूंगा कि आप प्लीज आप वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन को अवॉइड मत करिए। और वनरेबल ग्रुप जो है हमारा, वो है पेशेंट जिनको डायबिटीज है, जिन्हें मोटापा है, जिनकी उम्र ज्यादा है, ऐसे लोगों को मास्क पहनना जरूरी है, वैक्सीन भी लगाना जरूरी है। जबकि अब ये नया वेरिएंट अब इंडिया में आ रहा है, लोग समझ रहे हैं कि जो भी अफ्रीका से आ रहा है शायद वही ओमिक्रॉन वेरिएंट लेकर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का आइडेंटिफिकेशन साउथ अफ्रीका में हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वहां पर वो आइडेंटिफाई हुआ है और साउथ अफ्रीका ने सबसे पहले WHO को रिपोर्ट किया है। तो आज सब मिलकर उसके फ्लाइट बैन कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जो भी अफ्रीका से आएगा शायद ओमिक्रॉन लेके आएगा। ऐसा नहीं है। ये वायरस रिपोर्ट करने से पहले कई कंट्रीज में जा चुका है, और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए जो भी जा रहे हैं या आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करना जरूरी है। कई मैं वीडियोस देख रहा हूं जिसमें लोग जो है टेस्ट से इनकार कर रहे हैं या फिर क्वारंटाइन होने से इनकार कर रहे हैं। ये गलत है। ये जिम्मेदारी, आप अपनी जो सही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आप दूर जा रहे हैं। ऐसा आप मत करिए। अगर आप वेरिएंट का ये फैलाना कम करना चाह रहे हैं इंडिया में, तो आप जो खास करके एयरपोर्ट्स पे कोऑर्डिनेट करिए, आप कोऑपरेट करिए, और इस तरीके से आप इस वेरिएंट को फैलने से रोक सकते हैं। आइए हम आंकड़े देखते हैं, क्या आंकड़े बता रहे हैं वैक्सीन के। अगर आप देखें तो अभी तक इंडिया में
128 करोड़ डोजेस दिए गए हैं, जिसमें से 48 करोड़ फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। तो यू कैन सी ऑलमोस्ट 34% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो इससे हम सबको प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी, चाहे वो कंप्लीट ना हो लेकिन पार्शियल प्रोटेक्शन तो मिलेगी, जिससे हमें सीवियर डिसीज नहीं होगा और हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, अपना ख्याल रखिए और मास्क पहनिए। और आप अपने आप को, अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आप सेकेंड डोज पे ध्यान दीजिए। अब बाहर के दूसरे प्रगतिशील देश, जो डेवलप कंट्रीज है, वो आज बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, मतलब 2 डोज के बाद एक और डोज, क्योंकि वो देख रहे हैं कि 6 महीने के बाद एंटीबॉडी का लेवल कम हो रहा है, तो वो लोग बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं। अब हम तो इंडिया में हम बात करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहले सेकेंड डोज देकर फुल्ली वैक्सीनेट कर दे। दुनिया में ऐसा भी कुछ हो रहा है। देखिए आप कई कंट्रीज है, जैसे कि सूडान है, इथियोपिया है, नाइजीरिया है, वो कंट्रीज में तो खाने को भी नहीं है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ फूड क्राइसिस। तो ऐसे कंट्रीज में ना कुछ आंकड़ों की बात हो रही है, ना कुछ, वहां पे तो एक बड़ी दूसरी महामारी हो रही है, वो है खाने की। वहां पे फेमाइन सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है। तो हम तो शुक्र माने कि हमारा देश इतना प्रगतिशील है, इतना आगे है कि आज हमको हर चीज की अवेलेबिलिटी है और हमें हर अच्छे तरीके से वैक्सीन का भी जो है प्राप्त हो रहा है काफी आसानी से। तो आप बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के, अगर जो वैक्सीन नहीं लिए हैं, आगे बढ़कर आप वैक्सीन का इस्तेमाल करिए और इस वेरिएंट को फैलने से रोकिए। नमस्कार।